नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई गई है महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड बहुत ही बड़े अपडेट को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी आपके लिए बात होने वाली है आपके महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक महाराष्ट्र की जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सेल थी, उन्होंने अपने अभी तक MBA, MMS, MCA और आपका B.Ed, M.Ed के इंटीग्रेटेड कोर्स, और जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ, जो आपका लॉ का कोर्स होता है 5 ईयर का, 4 ईयर का, जो आपका 5 ईयर का जो LLB का कोर्स है, साथ में 4 ईयर का आपका BA, B.Ed और BSc B.Ed के इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए थे। हालांकि एक नोटिफिकेशन और आया था कि आपका जो MBA का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपका 11 मार्च लास्ट रहेगा। यानी आप 11 मार्च 23 तक फॉर्म भर सकेंगे MBA और MMS महाराष्ट्र के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो है बहुत ही खास अपडेट आपके लिए ये है कि अब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जो आपका बेसिकली सारे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज कवर करता है, ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जो महाराष्ट्र का होता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, उससे रिलेटेड आपका एक महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसका नाम है MHT CET 2023 के लिए। उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं, यानी कि आप अपना फॉर्म अब आसानी से इस एग्ज़ाम के लिए भर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विंडो आ चुका है, अब ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका है ये। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर MHT CET 23 हैज़ बीन स्टार्टेड, यानी कि वो आपका जो है 8 तारीख को, 8 मार्च को जो है वो आपका रिलीज़ हुआ है ये डेट। उसके साथ साथ आपके फॉर्म भी रिलीज़ हो चुके हैं। यानी कि अब कोई कैंडिडेट चाह रहा है कि अगर उसको महाराष्ट्र के कॉलेज इसमें एडमिशन चाहिए, जो कि उसके इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्स हैं, उनके लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप ये फॉर्म जो है ये आप भर पाएंगे 8 मार्च से लेके 7 अप्रैल, पूरा 1 मंथ का समय आपको यहाँ पे दिया गया है। आप आसानी से बिना किसी जल्दबाजी के इस फॉर्म को एक एक चीज़ देखकर 7 अप्रैल 23 तक भर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे नोटिस में भी यहाँ पे आया है, दोनों लैंग्वेज में आया है। जिसको मराठी समझ आती है, मराठी लैंग्वेज, उसके लिए ये बात जो है मराठी लैंग्वेज में क्लैरिफाई करी गई है। सेम नोटिस की बात जो है एप्लीकेशन फॉर्म की, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है इंफॉर्मेशन ब्राउज़र। इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आपका वो होता है जिसके अंदर आपके जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो महाराष्ट्र का भी होगा, उससे रिलेटेड सारा कुछ उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको सिलेबस, आपकी मार्किंग स्कीम, आपका सेंटर आपका कौन कौन सा चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, आपका कास्ट बेनिफिट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ कि फ़ीस क्या होने वाली है फॉर्म की, वो भी इसी जो है नोटिस में बताया जाता है। साथ में आपका पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया तो उसका मार्क्स काटेंगे नहीं काटेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म फिल करते समय, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते हैं, सपोज मान लीजिए आप SC ST जैसी कैटेगरी में आते हैं, बट आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में कोई कैंडिडेट क्या कर पाएगा, अगर वो अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इससे रिलेटेड सारी बातें जो है एक ही वीडियो में आपके साथ, इस ही पूरे वीडियो में आपके साथ वो शेयर की जाएंगी। साथ में आपको ये बता दूं, सिलेबस के बारे में भी यहाँ डिस्कशन होगा कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, आप इतना समझ लीजिए, सिलेबस जो है यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, बट उनके सबके लिए सिलेबस जो है वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। हालांकि पेपर होंगे आपके 3 पेपर में, आप इसको जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 पेपर में होगा, तो इसीलिए जो पेपर है उसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये जो नोटिस है उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, MHT CET 23 एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन थ्रू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24 will be held at the various examination center within and outside महाराष्ट्र स्टेट। मतलब कि आपका ये जो एग्ज़ाम होगा 23 के अंदर, ये आपके महाराष्ट्र में भी होगा, साथ में इसके अलावा महाराष्ट्र के बाहर के स्टेटों में भी होगा, इंडिया के अंदर। हालांकि ये हर स्टेट में नहीं होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट में होने वाला है, वो आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, नेक्स्ट इसमें बात ये है कि आपका
जो है फॉर्म कब से कब तक फिल होगा, तो आपका 8 मार्च से लेके आप 7 अप्रैल तक फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि पूरा 1 मंथ आपको समय मिलेगा इसके लिए। अब नेक्स्ट आपको बता दूं, आप 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लास्ट टाइम आपको 1 वीक एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए, कि आप जो है 1 वीक और फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क इतना होगा कि वो नॉर्मल एप्लीकेशन से अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा फीस 500 रुपीज़ की फ़ीस जो है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं पेमेंट का, तो पेमेंट आप जो है 16 अप्रैल तक पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म विंडो ओपन रहेगा, लेकिन 16 अप्रैल तक आप फिर भी इसके लिए जो फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट वो रखी गई है। तो ये आपका एप्लीकेशन का नोटिस था। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट आपकी जो है सिलेबस की। सिलेबस हमारे लिए बहुत समझना ज़रूरी है एग्ज़ाम को लेकर। जो आपका ये MHT CET 23 में होने वाला है, इसके लिए जो सिलेबस रहेगा आपका, वो सिलेबस होगा आपका, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो है वो फर्स्ट ईयर पहली साल में आप एडमिशन लेने वाले हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि आपका 12th हो गया है अभी, ऐसे के स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, जिनका अभी 12th अपीयरिंग हो वो भी एडमिशन ले सकते हैं इसके अंदर। एलिजिबिलिटी भी हम सारा कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में सारा कुछ वो जो है डिस्कस होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है कि आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आपके जो डॉक्टरल कोर्स होते हैं, जैसे कि फार्मेसी वाला कोर्स जो है, उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, जो MAH यानी कि महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर आते हैं, वो अगर ऑफर करते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। एंड फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, सेम इसी तरीके से आप मास्टर में भी इस तरीके से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी, और साथ में जनरल कोर्सेज जो भी आपके होते हैं। देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि इंटीग्रेटेड कोर्स और जनरल कोर्स में फ़र्क क्या होता है। जनरल कोर्स मेन मान लीजिए आपका सिर्फ उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट करके वो कोर्स होता है। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा जो है कोर्स जो है कंबाइंड हो जाते हैं, इसीलिए उसे इंटीग्रेटेड कहा गया है। मतलब क्या है कि एक कोर्स और दूसरा कोर्स कंबाइंड हो जाते हैं, और उसका ड्यूरेशन जो है वो जो है जनरल कोर्स से कम हो जाता है। इस तरीके से आपका जो है इन दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप मास्टर और बैचलर दोनों में एडमिशन ले पाएंगे इस एग्ज़ाम को देकर, लेकिन वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मा डी जैसे कोर्सेज होंगे। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि जो द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। अप्रॉक्सीमेटली देखिए 100 में से 80% आपका सिलेबस जो है वो आपका जो है वो क्लास 12th के सिलेबस के स्टैंडर्ड के बेस पे आएगा। मैं आपको बता दूं क्लास 12th का जो सिलेबस रहेगा वो आपको, जैसे कि आपने अपने 12th के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से महाराष्ट्र बोर्ड से जो जिन्होंने भी अपना 12th करा है या कर रहे हैं, उनको वो वाला सिलेबस सेम पढ़ लेना है। साथ में इसी तरीके से जो जिन्होंने CBSE ICSE या फिर नेशनल बोर्ड से किसी से करा है अपना क्लास 12th, उनको जो है उस सिलेबस को पढ़ना है क्लास 12th के। 12th में ये रहेगा। और खासकर 11th सिलेबस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, टेबल में आपको दिया हुआ है, क्लास 11th वाले स्टूडेंट को ये वाला सिलेबस करना होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब कि ये है कि आप 11th के सिलेबस में सिर्फ इतना पार्ट पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल के अंदर। लेकिन आपके जो 12th की बात है, तो 12th में आपको CBSE और स्टेट बोर्ड जितना ही लेवल का आपको जो है अपना सिलेबस कवर करना है। हालांकि उससे थोड़ा एडवांस हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि जेई मेंस और नीट के रिलेटेड भी कुछ बात हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेन बात ये है 80% आपका सिलेबस क्लास 12th स्टैंडर्ड के बेस पर रहेगा, 20% सिलेबस आपका जो होगा वो क्लास 11th के स्टैंडर्ड के बेस पर रहेगा। नेक्स्ट आपको बता दूँ देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि अगर आपने कोई आंसर जो है वो गलत कर दिया है एग्जाम के दौरान, तो आपका कोई मार्क्स जो है यहाँ पे नहीं कटने वाला। ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊँ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपका जेई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, तो आपका जेई मेंस जितना डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है। मतलब कि एग्ज़ाम जो है जेई मेंस के लेवल का रहेगा सेट, तो इस हिसाब से आप जो है जेई मेंस लेवल जितना पढ़ के जाएँ इन सारे सब्जेक्ट को। एंड उसी तरीके से बायोलॉजी का आपको बता दूं, तो बायोलॉजी का आपका नीट के लेवल का सिलेबस रहेगा। यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको बता देता हूँ मैं नेक्स्ट एक बात, और द क्वेश्चन विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड। सारे क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड होने वाले हैं। नेक्स्ट में अब मैं बताऊं आपको कि विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स। ये जो है आपके 3 पेपर्स होंगे, तीनों के तीनों MCQ आने वाले हैं। मतलब कि सारे क्वेश्चंस आपको कोई भी इसमें कोई भी पैराग्राफ पॉइंट ऐसे कुछ भी आंसर नहीं लिखने, सिंपल आपको जो है यहाँ पे MCQ है, आपको चॉइस सिलेक्ट करनी है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसको सिलेक्ट करके कंप्यूटर के अंदर
स्क्रीन पर उसे मार्क करना है और इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ये एग्ज़ाम आपका पहली बात फिजिकल मोड में नहीं, फिजिकली आपका पेपर में नहीं होगा। ये एग्ज़ाम आपका CBT कॉमन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो उस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम होगा। देखिए नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊं कि इस पेपर में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2, 3। पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा, पेपर 2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आने वाला है, इसी तरीके से पेपर 3 आपका बायोलॉजी का होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट होगा यानी कि पेपर 1, उसके अंदर जो है 40 क्वेश्चन आपके क्लास 12 के सिलेबस के बेस पर आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो है आपके क्लास 11th के बेस पर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स के अंदर हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होगा। इस हिसाब से आपके 50 क्वेश्चंस आपके हो गए। 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। तीनों पेपर जो है 100 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपके टोटल जो है वो आपका हो जाएगा 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का पूरा MHT CET एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर आपका 90 मिनट का ड्यूरेशन यानी कि आपको 1.5 आवर आपको हर एक पेपर के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के सेक्शन अलग अलग होंगे, लेकिन पेपर 2 उसका जो है नाम होगा, यानी कि पेपर 2 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। इसमें भी आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क का होगा। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स का पेपर 2 होगा। पेपर 3 में आपका बायोलॉजी होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। वो भी आपका 1-1 मार्क्स के जो है, उसमें हर क्वेश्चन को जो है 1-1 मार्क्स के आपके आंसर के जो है मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से जो है आपका ये भी 100 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए क्लास 12 में बोला गया जितना भी सारा सिलेबस है क्लास 12 का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का, आपको ये चीज़ पढ़ के जानी है 12th क्लास के सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। सेम इसी तरीके से 11th क्लास के सिलेबस के लिए आपको फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इतना आपको फिजिक्स में पढ़ना है। देखिए 11th में आप इसके अलावा फिजिक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ के जाएं, क्योंकि वो जो है पेपर में नहीं आएगा, वो एक तरीके से वेस्ट होगा। सेम इसी तरीके से बताऊँ मैं केमिस्ट्री में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, स्टेट ऑफ मैटर्स, गैसियस एंड लिक्विड्स, adsorptions and colloids, surface chemistry, hydrocarbons, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना आपका केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस आएगा क्लास 11th का। हालांकि क्लास 12 के सिलेबस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपको पूरा कवर करके जाना है, जो कि आपके क्लास 12 के सिलेबस के बेस पर रहेगा। मैथमेटिक्स में आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स में ये वाला पार्ट प्रिपेयर करके जाना होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट इसी तरीके से बायोलॉजी में बता देता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र और ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशंस, ये आपको जो है पढ़ के जाना है बायोलॉजी के पार्ट में। ये क्लास 11th के पार्ट में पढ़ना है। 12th का आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आपको पूरी बुक जो है वो NCERT की प्रिपेयर करनी है। 1-2 आप रेफरेंस बुक भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम जो है आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो क्वालिफाई हो जाए, अच्छे मार्क्स के साथ आपका जो है ये पेपर हो जाए। ये आपका सिलेबस रहने वाला है MHT CET 23 का। अब मैं इसी तरीके से ब्राउज़र की पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर क्या है, इसमें आपका एक चीज़, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, हर एक चीज़ जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड इस नोटिस के अंदर बताई गई है। देखिए ये इंडेक्स है, इसमें बताया गया है कौन से पेज पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये हम सारा कुछ जो है इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी हो जाता है। एलिजिबिलिटी आपका हर तरीके से होता है, आपके कास्ट के हिसाब से भी होता है, आपके क्वालिफिकेशन एजुकेशन के हिसाब से भी होता है, डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं उससे भी होता है, एज के हिसाब से भी होता है, एज से भी एलिजिबिलिटी रखा जाता है। अगर आपकी उतनी एज नहीं होती तो भी आप जो है ये एग्ज़ाम नहीं दे पाते। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इस एग्ज़ाम के लिए। फ़ीस पेमेंट की बात हम करेंगे। यहाँ पे फ़ीस पेमेंट आपको बता दूँ, यहाँ पे 800 और 600 फ़ी जो है रहने वाली है। किसको 800 देने हैं, किसको 600 देने हैं, वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं आप इसमें कि
आपके मार्क्स कैसे निकाले जाएंगे, जैसे कि आपको पता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के कुछ मेथड्स लगाए जाते हैं, जिससे आपके जो है परसेंटाइल जो है वो एग्ज़ाम के अंदर बनाई जाती है। कब आपका रिजल्ट आएगा और इसी तरीके से कब जो है आपको आंसर की कब आएगी एग्ज़ाम की, सारा कुछ जो है इस एक ही नोटिस में डिस्कस हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं, ये देखिए ये कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखने वाली। जैसे कि यहाँ लिखा भी है एग्जामिनेशन स्केड्यूल फॉर MHT CET 23, इसमें लिखा हुआ है कि 8 मार्च से 7 अप्रैल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग का, यानी कि एप्लीकेशन फिल करने का। बट यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि इसके लिए आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में अप्लाई करते हैं इसी एग्ज़ाम के लिए। ये 500 रुपीज़ हर कैटेगरी के कैंडिडेट को देने होंगे, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी में हो, और भले ही वो स्टेट में उस महाराष्ट्र स्टेट से हो या फिर किसी दूसरे स्टेट से हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि पेमेंट की बात करूँ तो थ्रो ऑनलाइन मोड, यानी कि आप पेमेंट यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन से ही कर सकते हैं। कोई यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं होगा, कोई यहाँ पे आपको किसी SBI की ब्रांच में चालान जनरेट करके कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। एडमिट कार्ड और डेट क्या है एग्ज़ाम की वो बाद में बताई जाएगी, अभी नहीं बताई गई। हालांकि आपके पास अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल का ही 1 मंथ का समय है, तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के एंड के बाद ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आपको बता दूं, या तो ये मई या जून के अंदर आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। अभी के हिसाब से ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल आप मान सकते हैं कि आप मई समझ के चले कि मई के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस तरीके से आप जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सेंटर कौन सा होगा आपका एग्जाम में, कि आपका खुद का कौन सा सेंटर होने वाला है, तो वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा होता है। जैसे कि आपको पता है एडमिट कार्ड में एक एक डिटेल होती है सारा कुछ, कि आपका सेंटर कहाँ होने वाला है, कहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जामिनेशन स्केड्यूल में ये है कि आपका PCM और PCB दो ग्रुप में आपका ये एग्ज़ाम होगा। PCM मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB हो गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जैसा कि आपको बता दूं, जिसके पास PCM रही होगी या जिसको साइंस स्ट्रीम से जो स्टूडेंट होगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम, जैसे कि आप देख भी रहे थे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है कोर्सेज जो भी हैं, और जो आपके फार्मा डी और ये सारे कोर्सेज जो है इनका एग्ज़ाम, इनके लिए एडमिशन होने वाला है MHT CET एग्ज़ाम देकर। जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। पहले तो आपकी एंट्री जो है वो 7:30 सुबह के टाइम पे होगी इस एग्ज़ाम के लिए, जिनका सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सेम इसी तरीके से जिनका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनकी 12:30 पे एंट्री होगी दोपहर में। अब नेक्स्ट में आपको ये बात बता दूँ एक और, वो ये कि एंट्री नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड आफ्टर 8:45। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जिस भी टाइम पे एग्ज़ाम शुरू होगा जिस भी शिफ्ट का, उसके 15 मिनट पहले ही एंट्री बंद कर दी जाएगी। उसके बाद एंट्री यानी कि आपको गेट के अंदर एंटर नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। आपके पास लास्ट टाइम जो है 8:45 और 1:45 रहेगा, अलग अलग शिफ्ट के लिए लास्ट एंट्री टाइम रहेगा आपका। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो आपका एंड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 9 से 12 आपका एक एग्ज़ाम रहेगा शिफ्ट 1 में। इसी तरीके से शिफ्ट 2 में आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 2 से 5 आपका रहेगा, यानी कि 3 आवर्स में आपका एक एक एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट का होगा। इस तरीके से ग्रुप बी में भी सेम इसी तरीके से स्केड्यूल रहेगा, आप देख सकते हैं। देखिए रिजल्ट जब आएगा वो अभी इन्होंने बताया नहीं है कि उसकी क्या एग्जैक्ट डेट है कि रिजल्ट कब आएगा आपका, वो आपको जो है बाद में बताया जाएगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के टाइप आपको बताया, जैसे मैंने PCB और PCM दो ग्रुप में ये एग्ज़ाम होगा और अलग अलग शिफ्ट रहेंगे इसके। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्सेज, इट इज़ मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब ये है कि कैंडिडेट को जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जो है ज़रूर वो वाला एग्ज़ाम देना होगा जो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाह रहा है। मतलब कि PCM वाला एग्ज़ाम सबको देना होगा, ग्रुप 1 वाला एग्ज़ाम सबका होगा। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है। इसी तरीके से बोला है कि कैंडिडेट सीकिंग टू एडमिशन फर्स्ट ईयर फार्मेसी और फार्मा डी, जिनको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए उनको जो है PCM पेपर में अपीयर होना ज़रूरी है। इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि फार्मासी और फार्मा डी जैसी डिग्री कोर्सेज के लिए जो है कैंडिडेट अगर
वो एडमिशन लेना चाहता है इन कोर्सेज़ में, तो उसको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल मैथमेटिक्स या फिर उसको बायो, इनमें से किसी एक चीज़ में अपीयर होना है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल क्या है। सिंपल बात यह है कि फार्मेसी और फार्मा डी डिग्री वाले कोर्सेज़ के लिए कैंडिडेट को जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि या तो वो ग्रुप ए वाला दे सकता है, या फिर वो जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों दे सकता है वो एग्ज़ाम, या फिर वो किसी एक को भी दे सकता है। यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब राइटर। स्क्राइब मतलब होता है राइटर, मतलब कि आपकी जगह कोई और एग्ज़ाम लिख रहा होता है या कर रहा होता है, ऐसे कैंडिडेट होते हैं पीडब्ल्यूडी में। पीडब्ल्यूडी होता है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है जो आपका पीडब्ल्यूडी, और इसी तरीके से पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, इसके लिए आपका आता है पीडब्ल्यूबीडी। ये दो तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं। कैंडिडेट्स नॉर्मली हम आपके जैसे ही होते हैं, फ़र्क इतना होता है उनमें जो है कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए कुछ जो है पार्ट जो है बॉडी पार्ट में कोई डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ भी, मतलब बाय बर्थ जो है ये सब होता है। तो ऐसे में जो है मतलब आप समझ सकते हैं। बाकी आप जो है नोटिस में देख लेना, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में भी बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है स्टूडेंट्स को, उसमें आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। उस हिसाब से जो है आपको स्क्राइब, यानी कि आपकी जगह कोई और एग्ज़ाम लिखने वाला है या फिर कंप्यूटर पे है, तो वो जो है आंसर करने वाला है। हालांकि आंसर आपको बताने होते हैं, सब कुछ आप कर रहे होते हैं, बस उनको जो है वो आपकी जगह अटेम्प्ट करना होता है वो एग्ज़ाम। इस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो किसको ये चीज़ अलॉट की जाती है, किसको जो है बोला दी जाती है फैसिलिटी, और किसको नहीं दी जाती, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी टेबल के अंदर। नेक्स्ट आपको ये बताया तो गिवन 20 मिनट जो है पर आवर आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका 3 आवर का ग्रुप 1 का एग्ज़ाम है, तो आपको स्क्राइब यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनको स्क्राइब अलाउड हुआ है उसको जो है आपको उनको उसको जो है 1 आवर एक्स्ट्रा मिलने वाला है पूरे 3 आवर के ड्यूरेशन में। हर आवर पर आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे देने वाले हैं वो लोग एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए, एग्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए। देखिए डेट का जैसे मैंने बताया कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर अक्रॉस, मतलब कि आपका महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर दोनों जगह ये एग्ज़ाम होगा। आपका पीसीएम और पीसीबी दो ग्रुप में ये एग्ज़ाम होगा। मैंने ये भी बता दिया पीसीबी कौन देगा और पीसी एम कौन देगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ में ये भी बोला है कि दोनों एग्ज़ाम भी दे सकता है वो स्टूडेंट जिसको फार्मा डी और इन जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है जिसको। द कैंडिडेट विल हैव, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मा डी जैसे कोर्सेज के अंदर एडमिशन के लिए आपको महाराष्ट्र के लिए ये फॉर्म फिल करना होगा। द कैंडिडेट विल हैव चॉइस ऑफ अपीयरिंग any one or both examination. The group wise schedule will be shared with the candidate later on. The option once exercised will not be altered अंडर एनी कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे ये है जिस भी कैंडिडेट या स्टूडेंट ने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से जो भी सिलेक्ट कर लिया है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वो उसका फाइनल रहेगा, बाद में कुछ चेंज नहीं होगा। ये इन्होंने पहले ही नोटिस के अंदर बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मेन बात ये है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पर्टिकुलर ग्रुप विल नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर ग्रुप। जैसे कि आपके अगर मान लीजिए आपके पीसीएम के अंदर जो मार्क्स आए हैं वो आपके पीसीबी में एग्जाम में पीसीबी में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, वो आपके ग्रुप 1 के ही रिजल्ट जो है वो माना जाएगा। सिलेबस, वेटेज एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दूं, जैसा कि सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस के अंदर वही आपका सिलेबस रहेगा, कोई चेंज इसके अंदर आगे नहीं होगा। द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस, जैसे कि बोला गया सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे, सिलेबस के बेस पर ही होंगे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर। जो आपको सिलेबस में बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे वो रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट के लिए, जैसा ही लिखा हुआ है सिंस 12th स्टैंडर्ड होल सिलेबस इज कवर्ड इन द एम एच सी टी
CET 2023, हैंस इट इज़ नॉट रिप्रोड्यूस हेयर। मतलब यहाँ पे एग्जाम के सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा बोला है वही सिलेबस रहेगा। MHT CET 23 रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एदर इन परसेंटाइल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इन परसेंटेज फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे बोला गया है जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड में, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो परसेंटाइल बेस में रहेगा। मतलब आपका जो परसेंटाइल जिस तरीके से निकाला जाता है अलग अलग एग्जाम के रिजल्ट के लिए, उस तरीके से जो है इसका रिजल्ट भी बनाया जाएगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट if he she appearing for the both the groups PCM and PCB, the percentage score of physics or chemistry will not be interchanged among the groups। देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो द मीडियम ऑफ फॉर एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, मराठी, उर्दू फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हाउएवर मैथमेटिक्स पेपर शैल बी इन ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये है कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। हालांकि आपका जो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर है वो आपको इंग्लिश, मराठी और उर्दू तीन लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है यहाँ पे, द ऑप्शन ऑफ मीडियम शैल लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर वंस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट शैल बी री इर रिकवरेबल। मतलब ये है कि आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट करी है, द कैंडिडेट आई इंटरेस्टेड टू प्लीज सिलेक्ट द मीडियम लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये है आपने सपोज जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली कि मेरे को जो है क्वेश्चन पेपर मराठी लैंग्वेज में चाहिए, तो उसके बाद जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते में अगर ये चीज़ सिलेक्ट कर ली है कि आपको क्वेश्चन पेपर मराठी लैंग्वेज में चाहिए, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वो उसकी लैंग्वेज कुछ चेंज नहीं होने वाली, वो आपका मराठी लैंग्वेज में ही रहेगा। आप सेंटर जैसे कि आपने सेंटर सिलेक्शन कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सेंटर चूज़ कर लिया कि आपको कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देना है, तो उसके बाद आप जब सबमिट कर देंगे फॉर्म को, उसके बाद सेंटर भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखिए अब मैं मेन बात कर लेता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये है, आपके सारे कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ मैं। द कैंडिडेट पास्ड अपियरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन HSC या फिर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग इन इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग। यहाँ पे देखिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी एज अगर 20 है, 30 है, 35 एज है, तो ऐसे भी स्टूडेंट जो है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि इस एग्ज़ाम को 20, 30, 35 जैसे एज के स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस उनका ये है कि वो अपना क्लास 12 पास कर चुके हों या फिर उसमें अपियरिंग हो, तो वो बैचलर डिग्रीज और कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से मास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो बैचलर के आपको लास्ट ईयर में होना चाहिए या फिर आप उसमें पास्ड होने चाहिए। अब देखिए कैटेगरी में आपको बता दूं, कैटेगरी यहाँ पे 7 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरी आपके महाराष्ट्र कैंडिडेट की है कि जो स्टूडेंट महाराष्ट्र में है तो उसमें भी उसके जो है 5 कैटेगरी आएंगे, टाइप A B C D E। टाइप ए में वो कैंडिडेट होंगे कैंडिडेट पासिंग SSC एंड ऑल्सो HSC और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट। कैंडिडेट हु इज़ एदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और इज़ बोर्न इन महाराष्ट्र। मतलब कि जो भी कैंडिडेट का जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है, वो कैंडिडेट, और साथ में जिन्होंने भी अपना 10th एंड 12th महाराष्ट्र से करा है तो वो टाइप ए में आएंगे। इसी तरीके से टाइप बी में वो कैंडिडेट आएंगे द कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए अबव बट हु और whose father or mother is domiciled in the state of Maharashtra or possess domicile certificate। मतलब कि जिनको जो है महाराष्ट्र की लोकता मिली हुई है, मतलब कि जो जिन भी स्टूडेंट के माता या पिता में से किसी का भी जन्म या फिर कोई भी जो है जन्म से महाराष्ट्र में रह रहा है, तो वो टाइप बी के कैंडिडेट में आएंगे। इसी तरीके से टाइप सी में द कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन एदर टाइप ए और टाइप बी बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड who has been posted and reported to duty in Maharashtra state before the last date for submission of application form for CAP।
मैं आपको यहाँ बता देता हूँ टाइप सी में कौन से कैंडिडेट आने वाले। टाइप सी में वो कैंडिडेट आएंगे जो ना ए में आते ना बी में आते, बट उनके जो फादर और मदर में से कोई भी एक जना, अगर या तो फादर या मदर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है काम करते हैं, वो भी महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो काम करते हैं तो वो टाइप सी के अंदर आएंगे। इसी और नेक्स्ट टाइप डी में वो कैंडिडेट हैं जो कि जिनके मदर या फादर में से कोई भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो टाइप डी में आएंगे। टाइप बी में वो कैंडिडेट आने वाले हैं जिन्होंने अपना 10th और 12th, या तो अपना 10th या फिर अपना 12th जो है किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल से करा, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर के एरिया के आसपास है। तो और उनकी जो मदर उनकी जो मातृभाषा है वो मराठी है। देखिए टाइप ई में जो है दो आपके लिए कंडीशन है कि पहला ये है, या तो आपने टेंथ या फिर 12th क्लास आपने अपने किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज से अपना करा हो जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर वाले एरिया के पास जो आ रहे हैं उन एरिया में, और साथ में और आपने जो है अपना आपकी जो लैंग्वेज है यानी कि आपकी जो मातृभाषा है वो मराठी है, तो आप जो है टाइप ई में आएंगे। जैसा लिखा भी है 865 विलेज ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया नोटिफाइड बाय द, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 865 विलेज ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर के पास के एरिया में है। तो उन एरिया के अंदर अगर आपने अपना क्लास 12th या 10th करा है प्लस आपकी मातृभाषा मराठी है तो आप टाइप ई के कैंडिडेट में आएंगे। बाकी छठी कैटेगरी वो है कि सारे वो कैंडिडेट जो कि महाराष्ट्र के अलावा किसी स्टेट में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान, हैदराबाद, दिल्ली और आपका गुजरात ऐसे स्टेट में रहते हैं, तो वो आपके सेकंड यानी कि 6th ऑफ कैटेगरी में आने वाले हैं। और लास्ट कैटेगरी आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी है जो कि आपके अल्पसंख्यक वाले स्टूडेंट के लिए कैटेगरी है। तो इस तरीके से आपका जो है एलिजिबिलिटी रहेगा, आप चेक कर लेना। अपना कैटेगरी बता दिया है मैंने आपको, तो इस तरीके से आपका कैटेगरी भी यहाँ पे रहेगा। देखिए यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको अपने क्लास 12 में मार्क्स कितने लाने हैं वो यहाँ बताया गया है। यहाँ पे जैसा कि बोला जा रहा है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि पहले साल के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला तो ये है कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट अगर वो महाराष्ट्र स्टेट का है तो भी ठीक है, या फिर वो अगर पूरे इंडिया के अंदर कहीं से भी किसी भी स्टेट से है तो भी वो ठीक है, तो भी वो दे सकता है एग्ज़ाम। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि उसने जो अपना क्लास 12th है उसको अपना किस किस सब्जेक्ट में पास करना होगा, उसको विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद वन ऑफ द केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बिजनेस स्टडीज़ एंड ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 45% मार्क्स एट लीस्ट। ओके 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 ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे ये लिखा है कि आपके 45% मार्क्स जो है आपके क्लास 12th के अंदर आने चाहिए। किस किस के अंदर, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर, और साथ में बाकी जो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, और इन तीनों में 45% मार्क्स से ऊपर आपके अगर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से बता दूं, अगर आप ओबीसी या फिर ओबीसी एनसीएल में यानी कि ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास कास्ट के अंदर अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपके 40% मार्क्स इसी तरीके से, और आपका ईडब्ल्यूएस में भी इतने ही मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 में, तो आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये सब बताया ये महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए थी, इस बात को आप ध्यान रखना। ये महाराष्ट्र के ओपन कैटेगरी वालों के लिए 45% थे, और रिजर्वेशन वालों के लिए 45% जो है महाराष्ट्र के ओपन कैटेगरी, 40% जो है महाराष्ट्र के रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जो है 12th के मार्क्स चाहिए। इतने जो मैंने आपको बताए। इसी तरीके से जो ऑल इंडिया कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे अलग चीज़ है, उनके लिए भी सेम यहाँ पे बोला गया है, मार्क्स में सेम उनको भी यही चीज़ बोली गई है। देखिए एनआरआई और ओसीआई, पीआईओ, ये सारे जो है कैटेगरी में जो लाई करते हैं उनको भी यहाँ पे देख लेना है, उनका भी सेम 45% मार्क्स जो है मांगे जा रहे हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। अब देखिए फार्मेसी कोर्स के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ईयर फार्मेसी कोर्स के लिए यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, मतलब महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, और साथ में महाराष्ट्र के बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बात हो रही है यहाँ पे। उनको भी सेम मार्क्स में यही चीज़ बोली गई है, 45% मार्क्स उनके फिजिक्स केमिस्ट्री, और फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है। देखिए फार्मेसी में ऐसा है, फार्मेसी में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी रखा गया है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे जो है वो किसी एक उनमें से कोई एक जो है थर्ड सब्जेक्ट आपका रखा गया है। मतलब ये बात मेन ये है कि अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि आपके पास बायोलॉजी नहीं थी और आप जो है फार्मेसी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री उसके साथ अगर मैथमेटिक्स है तो ठीक है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ, ये महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए बताया मैंने। नेक्स्ट इसी तरीके से ऑल इंडिया कैंडिडेट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है फार्मेसी कोर्स के एडमिशन के लिए, और जो बाकी आपका मैथमेटिक्स बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके 45% मार्क्स क्लास 12 के अंदर अगर आए हैं तो आप आसानी से इसके लिए एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। देखिए ये हाँ फार्मेसी के लिए बात हुई थी, अब मैं बात कर लेता हूँ फार्मा डी। फार्मा डी के लिए देखिए इसीलिए आपको हर एक कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी बताई गई, कहीं ऐसा ना हो आप सोचें कि आपके पास साइंस थी और आपके पास 12th में साइंस थी या साइंस है और उसके उसके अंदर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप सोच ले कि भाई मैं अप्लाई कर देता हूँ। पहले आप चेक कर लेना कि एक एक स्टूडेंट को चेक कर लेना है कि उस कोर्स के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं। कोर्स मेनली यहाँ पे जो है मैटर करता है, उसको देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब देखिए महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट के लिए एक बात है कि उन लोगों को फार्मा डी के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे, जिसमें उनका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है मेन सब्जेक्ट हो सकता है, और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई से भी एक सब्जेक्ट जो है उनके पास होना चाहिए। ऑल इंडिया के लिए भी देखिए इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता दूं, 800 फीस आपको देनी होगी अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हैं और आपकी कोई अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। सेकंड बात ये कि आप अगर महाराष्ट्र के अलावा किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। 600 रुपीज़ उनको देने हैं जो महाराष्ट्र कैटेगरी के अंदर महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं और वो EWS SC ST और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनको 600 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करनी है फॉर्म के लिए। अब देखिए फॉर्म फिलिंग होगा कैसे। फॉर्म फिलिंग होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, फिर आपका फ़ीस पेमेंट होगा। इस तरीके से प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का रहेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया CBT एग्ज़ाम होने वाला है, 23 का सारा MCQ वाला एग्ज़ाम रहेगा। कोई भी यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा आपका अगर कुछ भी आंसर जो है आपका यहाँ पे अगर जो है गलत हो जाता है तो। देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको MCQ के अंदर। हर क्वेश्चन में आपको चार चार ऑप्शन मिलने वाले हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। जैसा कि बोला जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स में आपका 2 मार्क्स। ये सब तो हमारा डिस्कस हो चुका है, इसमें कुछ दोबारा जो है नहीं देखना इस चीज़ को। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला अभी फिजिक्स केमिस्ट्री देखिए जहाँ पे बताया भी गया है, मैंने आपको क्या बोला था 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं हर पेपर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स के पेपर के लिए 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर 2 होगा उसके लिए 90 मिनट अलग मिलेंगे, और बायोलॉजी का पेपर अलग होगा उसके लिए 90 मिनट अलग मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसीलिए आपको 2 ग्रुप में बताया गया कि PCM और PCB इस तरीके से आपको पेपर देना है। या तो आप PCM PCB दे सकते हैं कोई सा भी एक। जैसे कि आपको PCM के लिए 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर मिलेगा, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो 90 मिनट्स में ओवर करना है और मैथमेटिक्स भी आपको इस तरीके से 90 मिनट में ख़त्म करना है। दिस पेपर इज हैविंग 2 ग्रुप of physics chemistry and mathematics with total 180 minutes. First 90 minutes physics chemistry will be
abled and only after completion of first 90-minute time. Physics chemistry group will be auto submitted and mathematics group will be enabled with 90-minute duration. देखिए यहाँ पे होगा क्या, physics chemistry will be abled and only after completion of 90-minute time. देखिए जैसे कि आपका बता दूं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका पेपर होगा पहले 90 मिनट का, वो होने के बाद ऑटोमेटिकली वो विंडो पे अपने आप सबमिट हो जाएगा। भले ही आपने उसमें कितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हो, कितने भी आंसर करे हो, वो ऑटोमेटिकली 90 मिनट ओवर होते ही आपका मैथमेटिक्स का जो है वहाँ पर सेक्शन आ जाएगा, मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाएगा, जो आपको फिर आपको उसके लिए भी 90 मिनट दिए जाएंगे, उसको आपको पूरा करना होगा। सेम इसी तरीके से पीसीबी भी आपका रहेगा। अब देखिए मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये एक बहुत बढ़िया बात है कि आप मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है, इस पर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट मैं बता देता हूँ आपको, एक आपके ऐसी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट होता है कि आपका एग्जाम कैसे होगा, उसमें जो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, उसके लिए आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ बताया गया परसेंटाइल और परसेंटेज में फ़र्क होता है। परसेंटाइल जो होती है आपकी वो अलग तरीके से निकाली जाती है। परसेंटेज हालांकि जो होता है आपके मार्क्स जितने आए होते हैं टोटल में से, उससे आपकी परसेंटेज निकलती है। तो आप कभी भी ये मत समझना रिजल्ट आने के बाद कि आपकी अगर परसेंटाइल कम आ गई है, ज़्यादा आ गई है, तो आप ये मत समझना कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं या ऐसा कुछ भी, कि जो है अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं परसेंटाइल जो है वो एक्चुअल में स्कोर नहीं होता है, मार्क्स नहीं होते हैं, वो आपका जो है वो आपके ऑल ओवर सारे कैंडिडेट के हिसाब से कंपेयर करके वो चीज़ निकाली जाती है। अब देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए कि उनको किस किस को जो है स्क्राइब को अलाउ किया जाएगा, किसको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना। किस कैटेगरी के अंदर आपको सब कैटेगरी चेक कर लेनी है, सब टाइप चेक कर लेना है कि आप किस टाइप में आते हैं। उस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपको स्क्राइब और टाइम के लिए अलाउ किया जा रहा है या नहीं। देखिए ये एक डिक्लेरेशन है, कैंडिडेट के द्वारा देना पड़ेगा, मतलब कि ये एक फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है, प्रिंट आउट लेके इसको फिल करना होगा। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा उसको ये चीज़ फिल करनी है और अपने फॉर्म के अंदर ज़रूर लगानी है, जिससे कि उसको स्क्राइब अलाउ किया जाए पेपर देने के लिए। तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे कोई भी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई भी ईडब्ल्यूएस और वैसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा तब अगर मांगा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में। हालांकि उसके अलावा आपको ये चीज़ नहीं लगानी है। स्क्राइब वाले कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ज़रूर अपना ये जो सर्टिफिकेट है इसको फिल करके इसका प्रिंट आउट जो है वो ज़रूर लगाना पड़ेगा अगर फॉर्म में मांगा जाता है और कैंडिडेट बोलता है कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आता है और वो भी उस कैटेगरी में आता है जिसमें उसको स्क्राइब जो है अलाउड किया जा रहा है। तो आप ये सब देख लेंगे। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है MHT-CET 2023 का इस बार होने वाला है। हालांकि अभी जो है आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप 7 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट बाई चांस लेट हो जाता है तो ऐसे में वो जो है 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 23 तक जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन उसको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जैसा कि वेबसाइट पर जो है महाराष्ट्र की कॉमन एंट्रेंस सेल ने बताया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप पूरा इस जो ब्राउज़र है उसको एक बार अच्छे से देख लेना, सब कुछ डिटेल, उसके बाद ही फिल करें तो आपके लिए जो है इसमें बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।